वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एजुकेशनल लर्नर्स पर। तो आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6 लेने वाले हैं, जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस चैप्टर को। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा यहाँ पर पॉइंट है कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या है? Substances which burn in air to produce heat and light are called combustible substances. Examples are wood, coal, charcoal, kerosene, petrol, diesel, liquefied petroleum gas मतलब LPG, compressed natural gas मतलब CNG, etc. तो यहाँ पर combustible substances क्या होते हैं? ऐसे substances जो एयर के साथ हीट प्रोड्यूस करते हैं। एयर के साथ मिलकर हीट प्रोड्यूस करने वाले सब्सटेंस पदार्थ या वस्तु हम उसे कहेंगे वो कंबस्टिबल सब्सटेंस कहलाते हैं। और उसके एग्जाम्पल है वुड, कोल, कैराकोल और केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी और सीएनजी। यहाँ पर इमेजेस में आप देख सकते हैं, ये वुड की इमेज है, ये कोल है, एलपीजी जो हम घर पर खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और केरोसिन जो हम लैंप में डालते हैं वो जो है वो केरोसिन होता है, कंबस्टिबल सब्सटेंस में आता है क्योंकि वो एयर के साथ मिलकर क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो सेकंड पॉइंट है कंबशन। अब कंबशन क्या है? द केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस heat is called combustion. The substance which undergoes combustion is called combustible substances. It is also called a fuel. Sometimes light is also produced during combustion either as a flame or as a glow. Air is necessary for combustion. अब यहाँ पर देखिए कंबशन क्या है। कंबशन ऐसी एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और हीट प्रोड्यूस करता है। मतलब कोई वस्तु या पदार्थ केमिकल प्रोसेस के द्वारा जो है वो ऑक्सीजन के साथ, हवा के साथ रिएक्ट होता है और आग को प्रोड्यूस करता है, तो वो क्या कहलाता है? कंबशन कहलाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? कंबशन कहलाती है। और जो सब्सटेंस मतलब कंबशन जिसमें होता है वो सब्सटेंस कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है, मतलब हम उसे फ्यूल भी कहते हैं, जो आग जिसमें प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर, तो वो फ्यूल कहलाती है। और फ्यूल के एग्जांपल हमने देखे हैं, पेट्रोल, डीजल, पीछे की स्लाइड में वुड है, कोल है, एलपीजी है, केरोसिन है, ये सब जो है ये फ्यूल है। तो ये फ्यूल जो है ये कंबस्टिबल सब्सटेंसेस का भी कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन। तो जो एयर होता है वो कंबशन के लिए नेसेसरी होता है, बिना एयर के कंबशन नहीं होता, मतलब आग नहीं लगती। तो यहाँ पर देखिए आप इस बात से समझ सकते हैं कि एयर कितना कंबशन के लिए नेसेसरी होता है। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जिसे हम देखेंगे। पहले फिक्स लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल, पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द टेबल एंड रेस इट ऑन वुडन ब्लॉक्स in such a way so that air can be enter the chimney. Observe what happens to the flame. Now remove the blocks and place the chimney rest on the table. Again observe the flame, then put a glass plate over the chimney. Observe the flame again. The candle burns freely in A because air enters the chimney from below. The candle stops burning in B because air does not enter the chimney from below. The candle does not burn in C because air is not available. This shows that air is necessary for burning. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एयर नेसेसरी क्यों है? मतलब आग लगने के लिए हमें ऑक्सीजन मतलब हवा चाहिए होती है, तो उसके लिए एक एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले हमने एक बर्निंग कैंडल ली है जो जल रही है और उसके ऊपर एक ग्लास टम्बलर रख दिया है और नीचे की तरफ 2 ब्लॉक्स है, वुडन ब्लॉक्स है नीचे की तरफ, और यहाँ पर कुछ जगह रह चुकी है और इस जगह से क्या होगा, एयर अंदर चली जाएगी। अंदर एयर होने के कारण यह जो कैंडल की जो फ्लेम है ये अभी भी जल रही है, ये कैंडल बुझ नहीं चुकी है।
क्योंकि यहाँ पर एयर का कनेक्शन उसे अभी भी मिल रहा है। यहाँ पर जो जगह बची हुई है इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में, यहाँ से यहाँ पर हवा जा रही है, एयर जा रहा है, और उसकी वजह से यहाँ पर जो है ये जली नहीं है। और दूसरे केस में भी, यहाँ पर बी केस में जो आप देख सकते हैं, जो ये ब्लॉक्स थे हमने उन्हें निकाल दिया तो यहाँ पर एयर का कनेक्शन बंद हो चुका है। एयर का कनेक्शन जैसे बंद हो गया, यहाँ पर जो कैंडल की फ्लेम है वो अब विजिबल नहीं है, मतलब कैंडल अब बुझ चुकी है। और सी केस में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर उसके ऊपर प्लेट रख दी, मतलब प्रेशर रख दिया, तो एयर का कनेक्शन पूरा ही बंद हो चुका है। यहाँ पर भी कैंडल जली नहीं है। ये एक्टिविटी से हमें यह मालूम पड़ता है कि बर्निंग के लिए एयर नेसेसरी होता है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट यहाँ पर देखिए, जो है इग्निशन टेम्परेचर। अब इग्निशन टेम्परेचर क्या है? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच a substance catches fire and burns is called ignition temperature. A substance will not catch fire and burn if its temperature is lower than its ignition temperature. Different substances have different ignition temperatures. Example, the ignition temperature of kerosene is less than the ignition temperature of wood. Substances which have early low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances. Examples are petrol, alcohol, LPG, CNG, etc. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इग्निशन टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मतलब बहुत ही कम तापमान में, बहुत ही कम टेम्परेचर में अगर कोई सब्सटेंस फायर मतलब आग पकड़ लेता है तो उसे हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। अगर कोई सब्सटेंस जो है वो बहुत ही कम टेम्परेचर में आग पकड़ लेता है तो वो इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। उसके एग्जाम्पल है जो केरोसिन है उसका इग्निशन टेम्परेचर वुड के इग्निशन टेम्परेचर से बहुत कम है, क्योंकि वो वुड से बहुत ही ज्यादा जल्दी फायर पकड़ लेता है। आपको पता है जो केरोसिन है वो बहुत ही जल्दी जल जाता है, लेकिन वुड को है मतलब लकड़ी को वहां पर थोड़ा सा टाइम लगता है। अब जो सब्सटेंसेस जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम है, मतलब वो बहुत ही जल्दी फायर पकड़ते हैं, बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेते हैं, उन्हें हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। तो वो उसके एग्जाम्पल है पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, सीएनजी एक्सेट्रा। आपको पता है जो पेट्रोल है वो बहुत ही जल्दी जलता है, इसलिए उसे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं, क्योंकि पेट्रोल आपको पता है पेट्रोल पंप पर बहुत सारी जो मतलब वहाँ पर हमें मोबाइल अलाउड नहीं, वहाँ पर सिगरेट पीना अलाउड नहीं, क्योंकि अगर उस सिगरेट की छोटी सी भी चिमटी नीचे गिर जाती है तो पूरा पेट्रोल पंप को आग लग सकती है, क्योंकि जो पेट्रोल है वो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस में आता है, वो बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है, क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ही कम है, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम है, वो बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है। वैसा ही है कुछ एलपीजी के साथ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आप देख सकते हैं जो सिलेंडर हमारे घर में अपनाते हैं खाना पकाने के लिए, वहाँ पर भी हमें बहुत सावधानी पूर्वक काम लेना पड़ता है, क्योंकि वो भी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है। तो यहाँ पर देखिए 5th नंबर का पॉइंट, कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। अब कंबशन के लिए कुछ कंडीशन होती है, वो कंडीशन है फर्स्ट फ्यूल, हमें कंबशन करने के लिए फ्यूल चाहिए, एयर चाहिए और हीट चाहिए। अगर ये तीन जो कंडीशंस है ये इसमें से एक भी कम हो, एक भी ना हो तो कंबशन नहीं होता, मतलब आग नहीं लगती। अगर एक भी ज्यादा हो गया तो भी आग नहीं लगती, हमें ये तीनों भी चाहिए। अब हमें फ्यूल चाहिए, फ्यूल तो आपको पता है जो आग पकड़ता है, जिसके पेट्रोल है, डीजल है और कोल है। दूसरा एयर चाहिए, वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, एयर क्या है ऑक्सीजन सप्लाई करता है। और हीट टू राइज द टेम्परेचर बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर, उसी के वजह से हम जो है आग लगा सकते हैं, मतलब कंबशन इन्हीं तीन कंडीशन से की जाती है, दैट आर फ्यूल, एयर एंड हीट।
अब 6 नंबर का पॉइंट है, हाउ डू वी कंट्रोल फायर? द कंडीशन नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग फायर आर फ्यूल, एयर, heat. Fire can be controlled by removing any one or more of these conditions. A fire extinguisher cuts off the supply of air or brings down the temperature of the fuel or both and controls the fire. अब यहाँ पर देखिए, हम अगर आग लग गई, आग आपको पता है जो बहुत नेचुरल प्रोसेस से भी आग लग सकती है, कोई इंसिडेंट से आग लग सकती है, तो उसे कंट्रोल में कैसे करें, मतलब उस आग को कैसे रोकें? तो आपको तो पता है आग किन 3 कारकों से लगती है, कौन सी 3 कंडीशन? वो है फ्यूल चाहिए, एयर चाहिए और हीट चाहिए। इन तीनों बातों से ही हम जो है आग लगा सकते हैं। तो इन तीनों से हम आग अगर लगा सकते हैं, तो अगर इसमें से एक हमने निकाल दिया तो हम आग को बुझा भी सकते हैं, उसे कंट्रोल में भी ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए नीचे कुछ इमेजेस दिए गए हैं जिससे हम आग को कंट्रोल में ले सकते हैं। तो पहला है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। इस टंकी में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है, ये ऑफिस में रखते हैं, गाड़ियों में रखते हैं, क्योंकि अगर कहीं पर भी इंसिडेंट हो जाए, आग लग जाए, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सिलेंडर्स है, ये आग बुझाने के लिए मदद कर सकते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, आग लगी हुई है और ये इस कार्बन डाइऑक्साइड से इसे बुझाया जा रहा है। आपको पता है ऑक्सीजन की मदद से ही आग लगती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ये बुझ सकती है। और ये जो पानी है, पानी भी हम यूज करते हैं। जैसे अगर कोई फॉरेस्ट में आग लग गई तो हम वहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाती है और वहाँ पर आग को बुझाने का काम करती है पानी की मदद से। तो यहाँ पर देखिए 7 नंबर का पॉइंट है, मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग फायर। तो यहाँ पर जो कुछ मेथड्स है जिससे हम फायर को कंट्रोल सकते हैं। यहाँ पर 2 मेथड्स दी गई है। पहला है बाय यूजिंग वाटर, हम पानी की मदद से भी फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आग को नियंत्रित कर सकते हैं। तो पानी की मदद से कैसे करेंगे? वाटर इज द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर। इट कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन मटेरियल्स लाइक वुड, paper, etc. are on the fire. Water cannot be used if electrical equipments are on fires because water conducts electricity and can harm those trying to put out the fire. Water cannot be used to put on oil and petrol fires because water cannot be used to put out oil and petrol fires because they float on water and continue to burn. अब यहाँ पर जो है हम आग को बुझाने के लिए पानी का यूज करते हैं, लेकिन अगर लकड़ी को आग लगी है, कागज को आग लगी है, तो ही हम जो है पानी की मदद से उसे बुझा सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर आग लगी है तो हम उसे नहीं बुझा सकते, नहीं, हम उस आग को नियंत्रण में नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता है जो पानी है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें होती है। तो पानी में शॉक आ सकता है, करंट आ सकता है, तो उससे जो है वो हानिकारक हो सकता है। इसलिए पानी की मदद से हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स अगर जल रहे हैं तो हम उसे नियंत्रित में नहीं कर सकते हैं। और अगर ऑयल है, ऑयल जल गया, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऐसा कुछ जल गया, तब भी हम उसे पानी की मदद से नियंत्रण में नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता है जो ऑयल है वो पानी के ऊपर तरंगता है, क्योंकि वो पानी से हल्का होता है, वो फ्लोटिंग होता है पानी के ऊपर। तो अगर वो पानी के ऊपर तरंगता रहेगा तो पानी के ऊपर भी आग लग सकती है, वो कंटिन्यू बर्न हो सकता है। इसलिए जो है वाटर जो है वो सिर्फ लकड़ियाँ और कागज जो है इस अगर उसमें आग लग जाए तो उसके लिए पानी का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट जल रहे हैं और कोई पेट्रोल पंप है वो पूरा जल गया, ऐसे ही अगर कोई घटना होती है तो वहाँ पर पानी का यूज नहीं किया जाता, वहाँ किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज। यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट फायर।
caused by inflammable materials like oil and petrol and electrical equipments. Carbon dioxide is heavier than air and it covers the fires and cuts off the supply of oxygen and puts out the fire. Carbon dioxide is stored at high pressure as liquid in cylinders. Chemicals like sodium bicarbonate, potassium bicarbonate produce carbon dioxide. यहाँ पर देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड यह बहुत बड़े पैमाने पर आग को नियंत्रण में लेने के लिए अपनाया जाता है, क्योंकि जो आग बहुत ही जल्दी लगती है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस आपने पीछे वाले पढ़ा था, पीछे वाले स्लाइड में, कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंस जो है वो बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेते हैं। तो ऐसे जो बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेने वाले जो सब्सटेंस है उन्हें बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का अपनाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को अपनाया जाता है। जो एक लाल वाले टंकी या सिलेंडर हम उसे कह सकते हैं, उसमें होते हैं, वो ऑफिस में रखे जाते हैं, गाड़ियों में रखे जाते हैं। अगर कोई इंसिडेंट हो जाए तो वहां पर उसे अपनाया जाता है, क्योंकि आपको पता है फायर को मतलब आग लगने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम उस पर डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से ज़्यादा हैवियर होता है, तो वो ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वहाँ से काट डालता है, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो जो आग है वो हमारे नियंत्रण में आ सकती है, वो बुझ सकती है। अब यहाँ पर 8 नंबर का जो पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ कंबशन। यहाँ पर अब हमने पीछे देखा कंबशन क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या है। कंबशन मतलब सब्सटेंस को आग लगती है, वो कंबशन होता है फ्यूल की मदद से। और जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसके बारे में पढ़ा, और आग क्यों लगती है और आग को हमें कैसे नियंत्रण में ले सकते हैं, हमने ये पढ़ा। लेकिन अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन। अब टाइप्स ऑफ कंबशन क्या है? देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ कंबशन। They are rapid combustion, spontaneous combustion and explosion. अब rapid combustion क्या है? It is combustion in which a substance burns rapidly and produces heat and light with the help of external heat. Example is LPG. अब यहाँ पर देखिए रैपिड कंबशन वो कंबशन होता है जो बहुत ही रैपिडली, बहुत ही फटाफट जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है और लाइट भी। तो आपने एलपीजी जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हमारे घर में जिसका खाना पकाने के लिए अपनाया जाता है, जिसे वो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो वो बहुत ही जल्दी जो है हीट प्रोड्यूस करता है और लाइट भी। आपने देखा होगा कि जो सिलेंडर होता है एलपीजी का वो बहुत ही जोर से फटता है, तो बहुत वो हीट प्रोड्यूस करता है, आग लगा देता है और लाइट भी प्रोड्यूस करता है। तो वो रैपिड कंबशन में वो आता है। अब देखिए स्पॉन्टेनियस कंबशन इज अ कंबशन इन विच सब्सटेंस बर्न्स स्पॉन्टेनियसली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हीट। एग्जांपल फास्फोरस बर्न स्पॉन्टेनियसली एट रूम टेम्परेचर। आपको पता है स्पॉन्टेनियस कंबशन मतलब वो कंबशन है जो बिना किसी एक्सटर्नल हीट के हीट प्रोड्यूस करता है और लाइट भी, बिना किसी एक्सटर्नल हीट के। मतलब कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो आप लकड़ी को जलाने के लिए माचिस का उपयोग करते हैं, लाइटर का उपयोग करते हैं। किसी वस्तु को, पेपर को, किसी को भी जलाने के लिए आप उसके बाहरी मतलब एक्सटर्नल हीट का उपयोग करते हैं। माचिस से हम पेट्रोल को जला सकते हैं और पेपर को जला सकते हैं, लाइटर हम यूज करते हैं। तो बिना किसी इस एक्सटर्नल हीट के, बिना माचिस के, बिना लाइटर के, वह अपने आप जलने वाला सब्सटेंस जो है वो स्पॉन्टेनियस सब्सटेंस मतलब कंबशन में आता है, जो अपने आप जल जाता है। जैसे कि फास्फोरस। फास्फोरस एक नॉन मेटल है जो ऑटोमेटिकली बर्न हो जाता है रूम टेम्परेचर में। उसे किसी मैचिस की मतलब आवश्यकता नहीं होती, किसी लाइटर की आवश्यकता नहीं होती, वह अपने आप ही जल जाता है। वह ऐसा नॉन मेटल है, वो खुद जल जाता है, इसलिए उसे केरोसिन में रखना पड़ता है। अगर हम उसे बाहर रखेंगे तो वह ऑटोमेटिक जल जाएगा। अब एक्सप्लोशन कंबशन
is a combustion in which a substance burns suddenly and produces heat, light with a sound with the help of heat or a pressure. Example is explosion or crackers on applying heat or pressure. अब आपको एक्सप्लोशन जो कंबशन है वो ऐसा कंबशन होता है जिसमें कोई सब्सटेंस अगर हम उसे जलाते हैं या फिर उसे पटकते हैं या फिर उस पर प्रेशर देते हैं तो वह फट जाता है, वह हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट भी और साउंड भी, मतलब उससे एक अलग आवाज निकलती है फट। आपको एग्जांपल अगर दूं तो वह क्रैकर्स मतलब हमारे पटाखे जो है, हम दिवाली पर पटाखे जलाते हैं तो वो फट से आवाज करते हैं, हम उसे जलाते हैं, वो पटकने वाले पटाखे होते हैं, उस पर प्रेशर देते हैं तो वह प्रेशर, हीट और पटकने से वह जलती है और साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं, वो फट से ऐसी एक आवाज आती है, तो वह एक्सप्लोशन कंबशन में आते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर इमेजेस भी दे रखी है इस टाइप्स ऑफ कंबशन की। रैपिड कंबशन, ये एलपीजी हमारा गैस स्टोव जो है एलपीजी से जल रहा है। स्पॉन्टेनियस कंबशन मतलब ये जो फॉस्फोरस नॉन मेटल है ये ऑटोमेटिक रूम टेम्परेचर में ही जल रहा है, इसे किसी की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक जल जाता है। एक्सप्लोशन जो कंबशन है ये क्रैकर्स है जो ऊपर जाकर फट रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हीट लाइट यहाँ पर चमकते भी है, साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम उसे पटकेंगे, उस पर हीट अप्लाई करेंगे या प्रेशर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फ्लेम देखिए 9th नंबर का हमारा जो पॉइंट है। Flame is the zone of combustion of combustible substance which up vapors during produce flames. Example kerosene, wax, etc. Substance which do not vaporize during do not produce flames. Example coal, charcoal, etc. अब यहाँ पर देखिए जो flame मतलब कुछ सब्सटेंसेज जो है वो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं और कुछ नहीं। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं जो फ्लेम जो है वहाँ पर होती है, जैसे कि आपको वैक्स मतलब मोम, जो मोमबत्ती मोम की बनी होती है तो वो क्या करता है, फ्लेम करता है। केरोसिन जो लैंप में होता है वो भी फ्लेम करता है। फ्लेम मतलब ये आप देख सकते हैं इसी आग वाली दिखती है जो उसे हम फ्लेम कहते हैं। और कोल जो है, कैराकोल जो है वो कभी फ्लेम नहीं देते, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लेम नहीं देते, सिर्फ ये जो लाल आप देख सकते हैं फ्लेम नहीं देती, ये बहुत गर्म होता है लेकिन ये फ्लेम नहीं देती, जैसा कि ये मोम देता है, ये केरोसिन देता है। तो हम इसे फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम के बारे में, कैंडल की फ्लेम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आउटर जोन है, मिडल जोन है, इनर जोन, हॉटेस्ट पार्ट, मॉडरेटरी पार्ट और लीस्ट हॉट। यहाँ पर देखिए ये आउटर जोन है, मतलब आउटर इसकी बाउंड्री जो है ये ब्लू कलर की दिखती है और नॉन लिमिनस जोन यहाँ हम इसे कह सकते हैं। मिडल जोन आपको मध्य भाग इसका दिख रहा होगा, ये येलो कलर का दिखता है, ऑरेंज कलर का भी दिखता है और ये भी ल्यूमिनस जोन में आता है। इनर जोन मतलब ये अंदर का जोन है, ये ब्लैक कलर का दिखता है। जो वैक्स है, जो ये मोम है, ये जला नहीं है यहाँ पर, वह बाकी है इसलिए वो ब्लैक कलर का दिख रहा है। और यह इनर जोन है, ये हॉटेस्ट पार्ट है। आप अगर ऊपर का भाग देखिए, कभी भी आप देखना अगर आप साइड पर अपना हाथ कैंडल के रखते हैं तो आपको इतना गर्म महसूस नहीं होगा जितना आप ऊपर की तरफ रखते हो। आप अगर ऊपर की तरफ रखते हो तो वो बहुत ही गर्म महसूस होगा, क्योंकि ऊपर का जो फ्लेम का जो भाग होता है, जो पार्ट होता है वो हॉटेस्ट पार्ट होता है। और मॉडरेटरी पार्ट मतलब मध्यम जो भाग है वो मध्यम मतलब ज़्यादा गर्म नहीं होता, मध्य होता है, मीडियम होता है। और लीस्ट मतलब यहाँ पर कोई ज़्यादा गर्म नहीं है। तो ये हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम का। अब यहाँ पर हम फिर से इसे पढ़ेंगे
यहाँ पर ये देखिए, कैंडल फ्लेम्स आर 3 मेन zones, there are outer zone, middle zone और inner zone. In outer zone, complete combustion of the fuel takes place and the color of the flame is blue and it is the hottest part of the flame. It is the non-luminous part of the flame. Or in the middle zone, partial combustion of fuels takes place and the color of the flame is yellow and is in moderate part, hot part of the flame. It is the luminous part of also of flame. In the inner zone, there are unburned vapors on the fuel and the color is black and it is a less hot part. अब यहाँ पर देखिए जो है वो कैंडल का फ्लेम का स्ट्रक्चर जो है वो 3 तरह का होता है। आउटर जोन होता है, मिडल जोन और इनर जोन का होता है। तो आउटर जोन जो है वो उसकी बाउंड्री होती है जहाँ पर जो कलर ऑफ फ्लेम होता है वो ब्लूइश कलर का दिखता है और वो हॉटेस्ट पार्ट होता है, बहुत ही गर्म होता है। और मिडल जोन में आप मध्य भाग में अगर उसके देखेंगे तो वो थोड़ा सा येलो और ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। और इनर जोन जो है वो ब्लैक कलर की दिखाई पड़ती है क्योंकि जो सब्सटेंस है वो वहाँ पर जला नहीं होता। अगर मान लीजिए कैंडल है तो उसका कोई वैक्स का पार्ट है जो जला नहीं है अभी तक, तो वो ब्लैक कलर का दिखता है और वो ज़्यादा गर्म नहीं होता क्योंकि वो जला ही नहीं, तो गर्म कैसा महसूस होगा। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर का जो पॉइंट है वो टाइप्स ऑफ फ्यूल्स है। अब हमने टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में जाना और फ्यूल्स के मदद से ही कंबशन होता है, लेकिन फ्यूल्स के भी कुछ टाइप्स है, वही आपको पता है। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस आप पढ़ चुके हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बारे में आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से। सॉलिड फ्यूल्स में आता है वुड, कोल, कैराकोल जिसे हम अपने हाथ में ले सकते हैं। लिक्विड फ्यूल्स वो होता है केरोसिन, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं पानी की तरह। और गैसेस मतलब सीएनजी है, जो एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और ये कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, बायोगैस, हाइड्रोजन नेचुरल गैस, ऐसे जो गैसेस होते हैं वो गैसेस स्टेट में वो फ्यूल्स पाए जाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल्स, आपको पता है हम कोई भी अगर वस्तु लेते हैं तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो अच्छी क्यों है। वो मतलब हम कोई भी चीज़ में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ निकालते हैं, तो उसी प्रकार हम फ्यूल में भी अच्छाई देखकर ही फ्यूल हमें लेनी चाहिए। तो कैसी अच्छा होनी चाहिए फ्यूल, उस फ्यूल जो है फर्स्ट है इज रेडली अवेलेबल, वो कहाँ पर भी अवेलेबल होनी चाहिए। इज चीप, इज इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, हमें वह स्टोर करने और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए वह आसान हो, ऐसा फ्यूल हमें चाहिए। बर्न्स एट मॉडरेट रेट, बराबर रेट में वह जले और प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, मतलब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करे। और डज नॉट हैव बिहाइंड एनी इंडिजिबल सब्सटेंसेस, डज नॉट कॉज पोल्यूशन, अगर कोई फ्यूल पोल्यूशन नहीं प्रोड्यूस करता तो वह हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स देखिए, यहाँ पर देखिए जो कैलोरीफिक वैल्यू में अगर आप फ्यूल को मेजर करेंगे तो 1 kg कितना होगा, 1 kg कैलोरीफिक वैल्यू में किलो जूल पर केजी होगा। तो हम यहाँ पर इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी देख देते हैं, एक बार नजर डाल देते हैं। काउडंग केक देखिए, काउडंग केक है 6000 से 8000, वुड है 70,000 से 22,000, कोल है 25,000 से लेकर 33,000 तक, पेट्रोल आता है 45,000, केरोसिन 45, डीजल 45, मिथिन 50,000, सीएनजी भी 50,000 आएगा और एलपीजी 55,000 आएगा। बायोगैस यहाँ पर 35,000 से लेकर 40,000 तक, और हाइड्रोजन अगर हम लेंगे तो यहाँ पर 1,50,000 तक हाइड्रोजन आता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो है हाइड्रोजन की। यहाँ पर 14 नंबर का पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है हमारा, वहाँ पर दिया रखा है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल। अब हमने कंबशन के बारे में जाना, कंबशन सब्सटेंस के बारे में, फ्यूल्स के बारे में। अब ये फ्यूल्स तो हम हमारे ज़रूरतों के लिए हम आग लगाते हैं, फ्यूल्स की मदद से आग लगाते हैं, आग लग जाती है, कोई इंसिडेंट हो जाता है,
नेचुरल प्रोसेस से भी आग लग सकती है और ये आग लगने से जिसके दुष्परिणाम जो है वो एनवायरनमेंट पर पड़ते हैं, हमारे पर्यावरण पर पड़ते हैं, वो बहुत ही हानिकारक होते हैं। जैसे कि पहला है फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स विच कॉज रेस्पिरेटरी डिसीजेज लाइक अस्थमा। अब यहाँ पर देखिए जो लकड़ियाँ होती है, कोई कोल होता है और पेट्रोलियम जैसे जो चीजें होती है, वो जलने के बाद उसमें कुछ अनजले कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में उड़ते रहते हैं और वह हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हानिकारक होते हैं और हमें अस्थमा भी हो सकता है। और सेकंड देखिए, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विच इज अ वेरी पॉइजनस गैस विच कैन कॉज डेथ। अब देखिए यहाँ पर जो है, अगर कोई चीज इनकम्प्लीट कंबशन उसका हुआ है, मतलब अगर मान लीजिए अगर कोई लकड़ियाँ है वो आधी जली हुई है और वो वैसे ही रह गई है, आधी जली हुई लकड़ियाँ है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब रिलीज कर देते हैं, हवा में रिलीज कर देते हैं। तो वो मतलब बहुत ही पॉइजनस साबित होता है, उससे हमारी डेथ भी हो सकती है। और तीसरा देखिए, बर्निंग ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच कॉज rise in the temperature of the atmosphere. This is called global warming. It causes melting of polar ice, rise in the sea and flooding of the coastal areas. अब यहाँ पर देखिए, बहुत ज़्यादा पैमाने पर अगर हम फ्यूज को जलाएंगे या फिर वो जल जाएंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेंगे जो हवा में चली जाएगी। उसका कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भी ज़्यादा हो जाएगा और उससे ग्लोबल वार्मिंग कॉज हो सकती है। और उससे क्या क्या हानिकारक मतलब हमें है, उससे जो है पोलर एरियाज में आइस पड़ सकती है और कोस्टल एरियाज में फ्लूडिंग भी हो सकती है। बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम रिलीज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन which dissolves in rainwater and forms acid rain. It is harmful for crops, soils and damaged buildings. अब यहाँ पर देख सकते हैं कोल और पेट्रोलियम जैसे सब्सटेंस अगर हम फ्यूल अगर हम जलाएंगे तो वो सल्फर और नाइट्रोजन प्रोड्यूस करेंगे और वो रेन वाटर में अगर डिजॉल्व हो गए सल्फर और नाइट्रोजन तो एसिड रेन हो सकता है, जो पेड़ पौधों के लिए, हमारे अन्य धान्य के लिए और मिट्टी के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकते हैं। तो यह हमने चैप्टर नंबर 6 के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ा, हमने पॉइंट बाय पॉइंट सब कवर कर लिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल एजुकेशनल लर्नर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।